हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, यूपी फिट में हम लोग इतिहास के जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग शुरू से लेके पूरा तब तक देखेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स जो है आज हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के बारे में देखेंगे और इससे भी आगे जितने भी वंश हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है जो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, जिनका शासनकाल, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। पृथ्वीराज तृतीय जिनका शासनकाल जो है 1175 से 1192 ईस्वी के बीच में इन्होंने जो है शासनकाल किया। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है ना। तो पृथ्वीराज तृतीय को ही हम लोग बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं और ये जो है इनको जो है राय पिथौरा भी कहा जाता है। ठीक है ना, पृथ्वीराज तृतीय बोलिए, पृथ्वीराज चौहान बोलिए, चाहे राय पिथौरा बोलिए, तीनों जो है एक ही शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, है ना। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था जो 1191 ईस्वी में हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। लेकिन वहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी मानता नहीं है। फिर जो है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जो 1192 ईस्वी में होता है और ये भी जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही होता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है? तो पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? हार होती है। क्या होती है? हार। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान के जो राजकवि हैं उनका नाम चंद्र बरदाई है और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसके नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। यानी पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो उनका नाम क्या है? चंद्र बरदाई। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश, जिसमें महत्वपूर्ण शासक कौन कौन है। तो पहले शासक की बात करेंगे तो उसका नाम जो है यशोवर्मन है, जिसका शासनकाल जो है 925 से 950 ईस्वी के बीच में है। यशोवर्मन ने खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, जिसको चतुर्भुज मंदिर, का निर्माण करवाया था। आगे दूसरे हैं धंगदेव, जिसका शासनकाल जो है 950 से 1002 ईस्वी के बीच में है। धंगदेव को प्रतिहारों से पूर्व स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय दिया जाता है ना। तो धंगदेव को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रतिहारों के पूर्व स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, धंगदेव सपुतगीन के विरुद्ध बने हिंदू राजाओं के संग में सम्मिलित हुआ था। धंगदेव ने खजुराहो में बद्रीनाथ, विश्वनाथ तथा जिननाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करेंगे, अब हम देखेंगे विद्याधर के बारे में, जिसका शासनकाल जो है 1019 से 1029 के बीच में हुआ था। ठीक है, विद्याधर चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो विद्याधर चंदेल शासकों में सबसे क्या था? सबसे पावरफुल ही था जो चंदेल शासक थे। ठीक है, मुसलमान लेखक विद्याधर को चंद्र और विदा के नाम से संबोधित करते थे। यानी जितने भी मुस्लिम लेखक थे विद्याधर को किस नाम से जानते थे? तो चंद्र और विदा के नाम से पुकारते थे। ठीक है, विद्याधर एकमात्र हिंदू शासक था जिसने महमूद गजनवी का डटकर विरोध किया था, है ना। तो महमूद गजनवी का विरोध किसने किया था? तो उसका नाम क्या है? विद्याधर। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें जो गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया था, क्योंकि राज्यपाल महमूद गजनवी से युद्ध करने के बजाय खड़ा हुआ था। ठीक है, चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? तो उसका नाम परमर्ददेव या परमल का नाम था। ठीक है ना, तो सबसे शक्तिशाली शासक चंदेल वंश का परमर्ददेव या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमल बोलते हैं। 1305 ईस्वी में चंदेल राज्य को दिल्ली सल्तनत में भी मिला लिया गया था, है ना।
तो कब मिला लिया गया था दिल्ली सल्तनत में? तो 1305 ईस्वी में जो है चंदेल राज्य को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स, मालवा का परमार वंश, यानी मालवा के परमार वंश के बारे में देखें। ठीक है। परमार वंश का प्रथम शक्तिशाली एवं स्वतंत्र शासक जिसका नाम श्रीहर्ष सिया किसको कहा जाता है? तो परमार वंश का सबसे पावरफुल शासक कौन था या प्रथम शक्तिशाली कौन था? तो उसका नाम क्या था? श्रीहर्ष था, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सियक के नाम से जाना जाता है। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, जो बाद में धार हो गई, जो बाद में क्या हो गई? धार। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे, महत्वपूर्ण शासक। महत्वपूर्ण शासक में कौन कौन है? तो इसमें कौन कौन शासक हैं? तो इसका नाम जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाकपति मुंज। ठीक है। तो वाकपति मुंज ने धार में मुंज सागर झील का निर्माण किया था। मुंज सागर का झील का निर्माण किसने किया था? तो वाकपति मुंज ने किया था। वाकपति मुंज ने हुड़ों को भी क्या कर दिया था? पराजित किया था। आगे आगे लिखा है कि वाकपति मुंज के दरबार में हलायुद्ध, धनिक, पद्मगुप्त तथा धनंजय आदि जो है विद्वान रहते थे। ठीक है। अब हम लोग जो है राजा भोज के बारे में जानेंगे। ठीक है। राजा भोज क्या थे? राजा भोज परमार वंश के सबसे यशस्वी राजा थे। भोज को जो है कविराज भी कहा जाता था, है ना। तो कविराज भी हम लोग किसको कहते हैं? तो भोज को भी कहते हैं। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भी कविराज के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त को भी कविराज के नाम से जानते थे। ठीक है। राजा भोज ने 9 साहसंक या 9 विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, है ना। तो ये जो उपाधियाँ जो हैं किसको प्राप्त है? तो राजा भोज को प्राप्त है। ठीक है। भोज ने आयुर्वेद सर्वस्व, सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, नाम मालिका, विद्या विनोद ग्रंथों की रचना की थी, है ना। तो राजा भोज ने इस सब सारी रचनाओं को जो है रचना किया था। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। भोज ने भोजपुर नगर बसाया था तथा भोजसर नामक तालाब का निर्माण किया था, है ना। तो भोज ने भोजपुर नगर भी बसाया था और एक तालाब है जिसका नाम क्या था? भोजसर। तो इन्होंने जो है ये राजा भोज ने ये सब काम किया था। राजा भोज को जो है हम लोग कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी किया है। एक नगर भी बसा है जिसका नाम क्या है? भोजपुर है। ठीक है। आगे अब हम फ्रेंड देखेंगे गुजरात, जिसको अनिलवाड़ पहले कहा जाता था। का चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक जितने भी हैं उनको देखा जाएगा। ठीक है। जैसे इसमें जो हमारा प्रथम शासक है उनका नाम क्या था? भीम प्रथम। क्या नाम है? भीम प्रथम। तो भीम प्रथम के बारे में जानेंगे। यानी इनका जो शासनकाल है 1022 से 1064 ईस्वी में। ठीक है। तो भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण करके इसे लूटा था। पूरी तरह से इसको नष्ट भी कर दिया गया, है ना। तो महमूद गजनवी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें 1025 ईस्वी में जो है यही सोमनाथ मंदिर को लूट ले गया था। उस समय जो है वहाँ के शासक कौन थे? तो उनका नाम भीम प्रथम था, है ना। आगे भीम प्रथम के सेनानायक बिमल शाह ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ जैन मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। तो उस समय जो भीम प्रथम थे उनके जो सेनानायक थे उनका नाम क्या था? बिमल शाह। क्या था? बिमल शाह। उस समय जो है माउंट आबू, इस समय माउंट आबू, उस समय माउंट आबू था, उसके पर्वत पर जो है एक मंदिर का निर्माण किया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिलवाड़ा जैन मंदिर बोलते हैं ना। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो बिमल शाह ने किया था। बिमल शाह किसके सेनानायक थे? तो भीम प्रथम के थे। और दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है, किस पर्वत पर है? तो ये माउंट आबू पर्वत पर है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स जय सिंह, इसी को हम लोग सिद्धराज भी कहते हैं। इनका जो शासनकाल है 1094 से 1143 के बीच में है। ठीक है। 1143। जय सिंह ने सिद्धराज की उपाधि की ग्रहण किए थे। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र जय सिंह के दरबार में रहते थे, है ना। जय सिंह ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण कराया था, है ना। तो माउंट आबू पर जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर है
और उसी पर जो है जैन सिंह ने जो है एक मंडप का भी निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे तो अब हम फ्रेंड जो है इसमें कुछ प्रसिद्ध शासक हैं उनको देखा जाएगा। जैसे कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था ना। तो जब जो है मोहम्मद गजनवी ने जो आकर इसको 1025 में लूट लिया था, तो पुनः जो है कुमारपाल ने जो है इसको जो है फिर से जो है इसका निर्माण कराया था, जो सोमनाथ मंदिर है। मूल राज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में माउंट आबू पर्वत के पास मोहम्मद गोरी को जो है पूरी तरह पराजित किया था, है ना। तो मूल राज द्वितीय ने जो है, क्योंकि जो हमारा मोहम्मद गोरी थे ये जो है इसके पहले पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिए थे, लेकिन 1178 ईस्वी में जो है किसने हराया था, तो मूल राज द्वितीय ने हराया था। ठीक है, और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था, भीम द्वितीय था, है ना। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, भीम द्वितीय। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स ये जो हमारा इतिहास था हमने इसको पूरा ख़त्म कर दिया है, यानी जितने भी इसके पुराने वंश थे। कल की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, यानी दिल्ली सल्तनत कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला, ये सब चीज़ों को हम लोग कल जो है देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।